हेलो टू एवरीवन। मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था कुछ दिनों पहले। पढ़ के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था अंदर से। मैंने सोचा कि इस बारे में क्यों ना सबको एक वीडियो के थ्रू जानकारी दी जाए। तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि एक कोलकाता का 61 ईयर ओल्ड मैन था। 61 ईयर मतलब ऑलमोस्ट सीनियर सिटीज़न हो चुके हैं ये। इन बाय प्रोफेशन ये एक माइकोलॉजिस्ट थे। माइकोलॉजिस्ट मतलब ऐसे पर्सन्स जो कि प्लांट के फंजाई और ऐसी चीज़ें जो कि प्लांट पे ग्रोथ करती हैं, जैसे मोल्ड्स वगैरह हो गए, ईस्ट वगैरह हो गए, मशरूम्स हो गए, इनके ऊपर ये अपनी रिसर्च वगैरह करते थे। मतलब इनका मेन काम क्या था कि जो डिकेइंग मटेरियल्स हैं, ऐसी चीज़ें जो सड़ रही हैं जैसे मशरूम्स, फंजाई, इन सब के ऊपर ही लंबे समय से काम कर रहे थे। इसके कारण इनको कुछ डिज़ीज़ के सिम्टम्स आने लगे पिछले 3 महीने से, जो कि थे फटीग मतलब आपका बेहोश होना, होर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब आवाज़ में कर्कशता आ गई थी। बोलने में जैसे अभी मेरी आवाज़ में आ रही है आपको, ऐसी ही आवाज़ आपको उनकी समझ में आने लगी थी। खांसी वगैरह होने लगी थी। रिकरेंट फेरेंजाइटिस, रिकरेंट मतलब रीअकरेंस होना, और फेरेंजाइटिस में आइटिस मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स आपका गले का वो पार्ट होता है जो कि सॉफ्ट पैलेट और हायोइड बोन के बीच में पाया जाता है। इसके अलावा उनको कोई भी चीज़ स्वॉलो करने में, जैसे हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो गले से जब हम उसको निगलते हैं अंदर तो उसको स्वॉलो करना कहते हैं। वो स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी आने लगी थी। और एनोरेक्सिया मतलब आपका ईटिंग डिसऑर्डर विथ मेंटल डिसऑर्डर। मतलब इसमें आपको ऐसा समझ में आता है कि आप कम खाएं और ज़्यादा एक्सरसाइज करें वरना आप वेट गेन कर लेंगे। ऐसी फीलिंग आने को एनोरेक्सिया कहते हैं। तो ये सारी जो आपकी सिम्टम्स ऑफ डिज़ीज़ हैं, ये अंकल जी को हो रहा था पिछले 3 महीने से, जिसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था कि कैसे ठीक होगा या क्या हुआ है उन्हें। तो इसके आगे फिर जब वो डॉक्टर के पास गए तो समझ में आया कि उनको अगर पेशेंट की हिस्ट्री देखी जाए तो उनको किसी भी टाइप का डायबिटीज़ या HIV इन्फेक्शन या रीनल या किसी भी तरीके का क्रोनिक इन्फेक्शन था ही नहीं। ना ही किसी तरीके का इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग उन्होंने कभी ली हो जिसके कारण उनको प्लांट या किसी और के थ्रू किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन लग गया हो, ना ही किसी तरीके का ट्रॉमा हुआ था। इसके अलावा अगर उनका पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाया गया डॉक्टर्स के द्वारा तो उसमें CT स्कैन में ये पाया गया कि नेक में राइट पैराथेकियल एब्सेस है। एब्सेस मतलब अगर हम देखें तो एब्सेस मतलब सिंपली होता है कलेक्शन ऑफ पस, जो पस का कलेक्शन हो जाता है। और पैराट्रेकल मतलब आपके थ्रोट के बैक साइड में डीप ऑफ द बैक ऑफ थ्रोट, मतलब अंकल जी के बैक डीप थ्रोट में कलेक्शन ऑफ पस हो गया था। अब क्योंकि ये गले का पार्ट है और यहाँ पे अगर पस का कलेक्शन हुआ है तो ये आपका लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर समय पे इसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो। अब पस का डिटेक्शन तो हो गया था। अब पस किस तरीके का है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ये सब जानने के लिए आगे देखा गया तो एक्सरे पस होने के बाद भी नॉर्मल आया। इसलिए पस किस टाइप का है, इसके लिए इसका एस्पायरेशन ऑफ पस किया गया। एस्पायरेशन ऑफ पस मतलब कि आपका पस में नीडल से इंसिजन किया गया, नीडल या सीरिंज से, जिससे पस बाहर आया। उस पस को रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए आगे भेजा गया। ये रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या थे? ये थे आपके ग्राम स्टेन टेस्ट विथ एसिड फास्ट स्टेन, जिसका हम देख पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं निकला उसमें। फिर फंगल स्टेन किया गया बाय गोनोरीज मीथेनामाइन सिल्वर टेस्ट के द्वारा, जिसमें हमें ये तो समझ में आया कि सेप्टेट
हाइफी नाम का फंजाई है, जो कि मोस्ट कॉमन सेल्स होते हैं इंटरनल वॉल्स में। सेप्टा मतलब आपके पोर्स। सीबी नाट टेस्ट किया गया माइकोबैक्टीरिया का टाइप पता करने के लिए, पर ये भी नेगेटिव आ गया। फिर सैबोरॉड डेक्स्ट्रोज अगार टेस्ट किया गया पस कल्चर के लिए। पस कल्चर किया गया सैबोनाट डेक्स्ट्रोज अगार के द्वारा, क्योंकि अगार का हमें पता है कि जेलिंग एजेंट होता है, और किसी भी तरीके का आपका माइक्रोबियल कल्चर हम अगार के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें हमने मीडियम लिया सैबोनाट डेक्स्ट्रोज का। अब ये जो आपका मीडियम बना सैबोनाट डेक्स्ट्रोज का अगार के साथ, ये हमने 2 टेम्परेचर पे पता किया। एक 25 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारा रूम टेम्परेचर होता है, और दूसरा 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। तो इसमें हमें ये समझ में आया कि क्रीमी टाइप का पेस्ट निकल के आ रहा है। क्रीमी टाइप का पेस्ट की ग्रोथ हो रही है कॉलोनी में विथ बफ कलर्ड पिगमेंटेशन। बफ कलर्ड मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसा आपका रेगिस्तान का कलर होता है, कुछ कुछ उस कलर का आपका पिगमेंटेशन निकल के आ रहा है रिवर्स साइड से। रिवर्स साइड से मतलब अगर सीधा ऐसा होता है तो ये उल्टी तरफ से निकल के आ रहा था आफ्टर 4-5 डेज ऑफ इंक्यूबेशन। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आपका किया गया ग्राम स्टेन विथ लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। पहले हमने ग्राम स्टेन विथ एसिड फास्ट स्टेन किया था, जो जिसमें कुछ भी नहीं निकल के आया। देन आपका ग्राम स्टेन विथ लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू टेस्ट किया गया। माउंट प्रेपरेशन परफॉर्म किया गया था, जिसमें राउंड एंड ट्यूब्यूलर मतलब आपका राउंड कलर टाइप का, और जो कि ट्यूब्यूलर एलिमेंट्स निकल के आ रहे थे। उसके बाद बाय परफॉर्मिंग ऑल दीज टाइप ऑफ टेस्ट हमें ये समझ में आया कि कुछ तो इसमें फंगस है, पर क्या है वो फंगस, फंगस का नाम नहीं समझ में आ रहा था। फंगस का नाम नहीं समझ में आएगा तो आगे का ट्रीटमेंट कैसे देंगे। मतलब हमें फिनोटाइप तो समझ में आ रहा था, पर जीनोटाइप नहीं समझ में आ रहा था। मतलब हमें चीज़ें दिख रही थी कि कुछ तो है, क्योंकि भले ही कुछ चीज़ों के रिज़ल्ट नेगेटिव थे, बट कुछ चीज़ों से, कुछ टेस्ट से ये भी समझ में आया था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, पर क्या है वो नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पस निकला था उसको WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर ऑफ रिसर्च एंड रेफरेंस ऑफ ऑन फंजाई ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस, जो कि इंडिया में सेंटर है WHO का, वहाँ भेजा गया। वहाँ के टेस्ट रिज़ल्ट्स के बाद ये समझ में आया कि आपका जो ये वहाँ के टेस्ट रिज़ल्ट्स के बाद ये समझ में आया कि जो पस था उसका नाम था कॉन्ड्रोस्टेरियम प्यूरियम। ये DNA सीक्वेंसिंग के द्वारा पता चला, जो पस में कॉजेटिव एजेंट था। ये अगर इस फंजाई की हम अगर थोड़ी हिस्ट्री जानना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि इसका एस्पायरेटेड मटेरियल जो भेजा गया, ये इसमें हमें क्या क्या मिला था। मिक्सचर ऑफ था इन्फ्लामेटरी सेल्स का, न्यूट्रोफिल्स का, और अ फ्यू एंडो ब्रोंकियल सेल्स ऑन नेक्रोहेमोरेजिक बैकग्राउंड। आगे अगर हम देखें तो पेशेंट ने डिनाई किया कि वो किसी भी तरीके के प्लांट पैथोजन के साथ काम कर ही नहीं रहा था। पैथोजन अगर हम सिंपली देखें तो पैथोजन खुद से अपना फूड नहीं बना पाते हैं, बट जब वो किसी होस्ट के पास चले जाते हैं तो वो होस्ट का जो फूड बन रहा है, जैसे आपका सबसे कॉमन पैथोजन है आपका फीवर में आपको पैथोजन ही अटैक करते हैं, जिसमें आपको फिर फीवर होता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो पेशेंट ने किसी भी तरीके के प्लांट पैथोजन के साथ काम करने का
उनका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, पर उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि वो डिकेइंग मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं और अदर प्लांट फंजाई के साथ काम कर रहे हैं लंबे अरसे से, क्योंकि वो अपना रिसर्च का कुछ काम कर रहे थे। इसके बाद अगर देखें, अगर हम फंजाई, जो हमारा फंजाई निकल के आया है टेस्ट में, कॉन्ड्रोस्टेरियम प्यूरियम, ये फंगस के बारे में अगर हम थोड़ा ही बहुत जानकारी लें तो ये एक प्लांट पैथोजन है, फंगल पैथोजन है, जो कि प्लांट और ट्रीज़ में पाया जाता है। बेसिकली जो आपके रोज़ फैमिली में आपने देखा होगा, जो लीव्स होते हैं उसमें जो आपके लीव्स होते हैं उसमें आपके ऐसे सिल्वर सिल्वर स्पॉट्स आ जाते हैं। जो उसके स्टेम्स होते हैं उसमें ऐसे सिल्वर सिल्वर हो जाते हैं, जिसको हम फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं कि काट दो ताकि चीज़ें और आगे ना फैले और पेड़ को ख़राब ना करे। यही चीज़ आपका कॉन्ड्रोस्टेरियम प्यूरियम करता है, इसलिए इसका कॉमन नेम सिल्वरिंग ऑफ लीव्स है। और ये डिज़ीज़ प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, और फेटल मतलब पेड़ को मार देता है। ये एक एयरबॉर्न स्पोर डिज़ीज़ होती है, मतलब हवा के द्वारा ये आगे फैलती है और फ्रेशली एक्सपोज्ड सैप वुड में जाके लैंड करती है और अपनी फंगस ग्रोथ को आगे बढ़ाती है। इसीलिए कॉमनली जो आपके पेड़ पौधों की प्रून्ड होता है, मतलब काट छाट की जाती है, वो समर में की जाती है, क्योंकि तब मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में सबसे कम होता है और स्पोर्स के स्प्रेड होना सबसे लीस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम कुछ सवाल जो मन में आते हैं कि ये जो भी केस अकर हुआ या रिपोर्ट हुआ तो ये क्यों हुआ, तो क्यों हुआ में हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा होस्ट था वो फंगस के ऊपर काम कर रहा था प्लांट्स के, इसलिए उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। प्लांट के फंगस सिस्टम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, मतलब कहीं ना कहीं जाके उनका इम्यून सिस्टम वीक पड़ गया प्लांट के फंगस के लिए। इसलिए उनको ये डेडली प्लांट फंजाई जिसका नाम कॉन्ड्रोस्टेरियम परप्यूरियम था, ये हो गया, क्योंकि उनका एक लार्ज एक्सपोजर हुआ इनोकुलम से इस प्लांट फंजाई के लिए। लार्ज इनोकुलम मतलब क्या होता है कि जब आपके बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल, मतलब कि कोई भी अगर ऐसा एंटीजन आपकी बॉडी में इस लेवल पे या इतने बड़े तादाद में इंट्रोड्यूस हो रहा है कि वो बॉडी की रेजिस्टेंस या इम्यून सिस्टम से लड़ते हुए उसको एक डिजीज़ में कन्वर्ट कर दे रहा है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि क्या ये माइक्रोब या फंजाई ऑफ प्लांट क्या सभी के बॉडी को इन्वेड कर सकते हैं। इन्वेड मतलब अंदर एंटर करके बीमारी फैला सकते हैं क्या। पर अगर देखा जाए तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो प्लांट का मतलब प्लांट का और एनिमल का, एनिमल्स में ह्यूमंस भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो प्लांट और एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर और सिस्टमिक डिफरेंस है, जो भी हमारा एक स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है प्लांट से और सिस्टम भी डिफरेंट है, ये कॉमन सी बात है। बट अगर हम देखें तो सेलुलर लेवल पे हमने 11th-12th में भी जो बायोलॉजी पढ़ा है, हमने प्लांट सेल भी पढ़ा है, हमने एनिमल सेल भी पढ़ा है। ऑलमोस्ट हमारे सारे सेल ऑर्गेनेलीज सेम होते हैं, प्लांट सेल के जैसे ही होते हैं, बस एक प्लांट सेल में अलग से सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। इसलिए स्ट्रक्चरली सेम होने के कारण ये इन्वेड कर भी सकता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि क्या सभी फाइटोकेमिकल्स इन्वेड कर सकते हैं या सभी नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सभी फाइटोकेमिकल के फंगल स्पीशीज़ इन्फेक्ट या इन्वेड ह्यूमन या एनिमल सेल को नहीं कर सकते हैं। इनको करने के लिए 4 बेसिक कंडीशंस
ज़रूरी हैं जब आपकी बॉडी में प्लांट सेल इन्वेड कर सकता है। पहला जो कंडीशन है वो है कि जो बैक्टीरिया या फंजाई है उसका एक हाई टेम्परेचर टॉलरेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि बॉडी का एक ह्यूमन बॉडी बेसिकली 37 डिग्री सेल्सियस पे भी नॉर्मली काम करती है। अगर इस लेवल पे फंगस स्टेबल है तो वो बिल्कुल हमारी बॉडी एंटर कर सकता है। इसके बाद एबिलिटी टू इन्वेड ह्यूमन होस्ट, मतलब जब टॉलरेंस लेवल सही है उसका, तो वो इन्वेड करने के लिए भी उसकी एक एबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो उसमें है तो वो इन्वेड करके ह्यूमन होस्ट में एंटर कर सकता है। फिर एबिलिटी टू लाइसिस एंड गेट एब्जॉर्ब्ड इन ह्यूमन बॉडी। अब अगर कोई चीज़ इन्वेड कर रही है मतलब वो चीज़ लाइसिस मतलब तोड़ रही है हमारे शरीर का, सेल्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, ताकि वो अंदर एब्जॉर्ब हो सकें। जब एक बार वो अंदर एब्जॉर्ब होएंगे तो ऑब्वियसली हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने की कोशिश करेगा। अब इस लेवल पे उसको एंटर करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए और साथ में इम्यून सिस्टम को रोकने की मतलब रेजिस्टेंस दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो इन चारों चीज़ों को फॉलो कर रहा है प्लांट का फंगल स्पीशी, तो वो एक ह्यूमन होस्ट सेल को या एनिमल होस्ट सेल को डिजीज़ देने के लिए क्षमता रखता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हमारे मन में ये आ सकता है कि विल दीज फाइटोपैथोजेंस, फाइटो मतलब कहीं पे भी अगर फाइटो वर्ड आ रहा है मतलब वो चीज़ प्लांट को रिप्रेजेंट कर रही है। विल दीज फाइटोपैथोजेंस आर सच अ थ्रेट टू ह्यूमन एंड देयर इम्यून सिस्टम, मतलब क्या ये फाइटोपैथोजेंस हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सही में इतना बड़ा खतरा है क्या? पर अगर देखा जाए तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम ये फाइटोपैथोजेंस अपॉर्चुनिटिक पैथोजेंस होते हैं। अपॉर्चुनिटिक मतलब अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेड करने की हमारा इम्यून सिस्टम, तो ये बिल्कुल इन्वेड करके हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे। बट अगर इनको नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ, मतलब जैसे इस केस में हुआ है हमारे जो अंकल जी हैं 61 ईयर ओल्ड के, वो इनके साथ काम कर रहे थे तो काइंड ऑफ इन प्लांट के फंजाइस को, वायरसेस को, बैक्टीरियाज को मौका मिला कि वो अंकल के बॉडी में इन्वेड करके डिज़ीज़ क्रिएट कर पाए। पर अगर हम वहाँ पे जाके काम करेंगे ही नहीं तो हमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हमें अंकल जी के सिम्टम्स पता चल गए थे, हमें बैक्टीरिया का नाम पता चल गया था। तो अब ट्रीटमेंट जो अंकल को दी गई वो थी, सबसे पहले तो पस को ड्रेनेज किया गया, पस को इंसिशन किया गया था और उसके बाद उसको ड्रेन करने के बाद उसको एंटीबायोटिक से फ्लश आउट भी किया गया, जिसके बाद उनको ओरली एडमिनिस्टर किया गया वोरिकोनाजोल 400 mg BID मतलब बेसेंडाई, मतलब एक दिन में 2 बार। पहले दिन के लिए बस 400 mg दिया गया, बाद में सेकेंड डे से वोरिकोनाजोल 200 mg BID मतलब 2 दिन के, एक दिन में 2 बार के लिए 60 दिन के लिए दिया गया। फाइनली आफ्टर 2 years ऑफ फॉलोअप, मतलब अंकल की मेडिकेशन 2 साल तक चली। वो 2 साल के बाद उनका एब्सोल्युटली अब सब ठीक है, मतलब कोई भी रीअकरेंस ऑफ डिज़ीज़ का नहीं लौट के आया और सब कुछ अब ठीक है। ये आपको बताना था मुझे।